DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम आप सभी को पढ़ाया जा रहा है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं कवर किए जा चुके हैं। अब हमारा जो मेन काम है, हम मॉडर्न आयुर्वेद लेकर के चल रहे हैं और कुछ मॉडर्न पैथी के भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करना है। आप तैयारी बेहतरीन करिए, क्योंकि DSSB की जितनी भी रिक्तियाँ आयुर्वेद फार्मासिस्ट की अभी तक आई हैं, एग्ज़ाम का लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर डरा रहे हैं, डराने की कोई बात नहीं है। जो हुआ है वही आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है। तो जिनके दिमाग में ये होगा कि हम जाएंगे अदर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और आयुर्वेद के कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलती करोगे। ये सोच आपको भर्ती में सीट तो नहीं मिलेगी, ये सोच आपकी जो एक सीट लेने की जो उम्मीद है उसको खराब कर देगा। आ रहा समझ में? तो आपको जिस डायरेक्शन में तैयारी कराई जा रही है उसी पे फोकस्ड होकर के पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर कीजिए। आज की क्लास में हम आधुनिक फार्मेसी और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। आधुनिक फार्मेसी यानी कि जो इस समय पैथी चल रही है आधुनिक में, यानी कि एलोपैथ में जो मेडिसिन, जो ड्रग, अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन जिनके हो रहे हैं, उनके निर्माण, कितने तरह की दवाइयां होती हैं, उनके प्रकार, इन सब पे ही आज की क्लास जो है फोकस्ड रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पहले जो एपीआई और एएफआई आपने कवर किया है उससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सभी सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पे आपको बराबर समय देना है। पढ़ने का सही जो तरीका है कि कभी भी कोई भी आप तैयारी करें या रेगुलर एग्जाम की तैयारी करें तो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई जो है वो सही नहीं है। आपको अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सभी पे आपको बराबर समय देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं, आप आयुर्वेद पे ज्यादा फोकस रहिए। अदर सब्जेक्ट अगर आप कम भी पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम में भी पढ़ लेंगे, तो कुछ ना कुछ आप करके आ जाओगे। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि माइनस मार्किंग है तो जो आएगा, मतलब जिसपे आप, हम 100% श्योरिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसपे आप 90% श्योर हो, 90% श्योर हो, उसको ही आप कीजिए। आ रहा समझ में? बाकी 10% तो आपको सभी क्वेश्चन में लगेगा कि नहीं गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसको दिमाग में रख करके ही करना है। आ रहा समझ में? अब आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबसे पहला काम उनका यह है कि आपको यूट्यूब पे जो भी लेक्चर मिल रहा है वो पूरा लेक्चर आप नहीं देख पा रहे हो, पूरा लेक्चर आपको आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेगा। और बार बार जब से कोर्स लॉन्च हुआ है, कोर्स क्रिएट किया गया है, तब से आपको बताया जा रहा है कि कोर्सेज जो हैं आयुर्भास्कर ऐप पे आपको मिल रहा है। उसमें आपकी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल हैं, वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है, पुराने ईयर में जो एग्जाम हुआ है, पिछले ईयर में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर भी हैं, अलग अलग स्टेट के भी क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे दिए गए हैं। पीडीएफ एमसीक्यू का जो है वो डाला गया है, आप उसको इजी वे में प्रिंट करा करके आप इजीली पढ़ सकते हो। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एग्जाम जो है दिसंबर में है, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, अभी समय है, तो कोर्सेज जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लो और तुरंत अभी फोन उठाइए और प्ले स्टोर से आप आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी जो ऐप पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको बता दें कि जो इसके पहले जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके अगर टॉपिक बचे हैं तो उनको पूरा कवर कराया जाएगा। और हम एक एम लेके चल रहे हैं कि इस मंथ में और नवंबर 15 तक सभी कुछ दे करके क्लियर कर दिया जाएगा। आप रिवीजन भी करते रहो, अगर 1-2 दिन गैप क्लास की होती है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप जो पीछे जो लेक्चर पढ़े हैं, जो नोट्स पढ़े हैं, जो पीडीएफ पढ़े हैं, उनको प्रिपेयर करो। आ रहा समझ में? समय कम है, पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल बहुत सारा है। आ रहा समझ में?
आप ये सोच करके मत पढ़ो कि रोज क्लास मिलेगी, कोई मूवी नहीं है कि रोज आपको देखेंगे तो नया इंटरेस्ट आएगा। टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, इतना हमारा वादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये क्लास पहली है और इसमें इस सब्जेक्ट की ये पहली क्लास है और इसमें आपको बता दें कि इसमें हम 100 मॉक क्वेश्चन भी कवर करेंगे, 100 मॉक क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक है उसे भी कवर किया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको पूरी क्लास आयुर भास्कर ऐप पे मिलेगी। YouTube पे आपको बस आधी क्लास ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारी भी कुछ पॉलिसीज है, उसके अंतर्गत ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सब्जेक्ट है आपका आधुनिक फार्मेसी व फार्माकोलॉजी। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर में हम कवर करेंगे फार्मेसी का परिचय। इसके अंतर्गत फार्मेसी की परिभाषा और महत्व, आधुनिक फार्मेसी की शाखाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोनोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन पे थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, एक्स्ट्रा पढ़ा करके आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। ठीक है, और जो भी पढ़ा जाएगा फुल्ली आपके एग्जाम के ऊपर बेस्ड होगा। औषध निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आयुर्वेदिक व आधुनिक औषधि निर्माण में अंतर, ये जो टॉपिक है ना आधुनिक फार्माकोलॉजी में है, लेकिन इसमें आयुर्वेद को भी हम थोड़ा सा फोकस्ड करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम कवर करेंगे औषध निर्माण, ड्रग फार्मुलेशन एंड प्रिपरेशन, औषधि निर्माण की मूलभूत विधियां, मिश्रण, कौन कौन से मेडिसिन टाइप होते हैं, जैसे घोल है, पाउडर है, गोली है, सिरप है, मलहम है, इंजेक्शन है, तो जो दवाओं का प्रकार है उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम द्रव्य मापन व परिमाण प्रणाली, मतलब कि एलोपैथ में दवाइयों का मेजरमेंट किस तरीके से होता है, क्या उसके यूनिट हैं, उन सभी को हम देखेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ हम द्रव, ठोस दवाओं के जो भंडारण है, स्टोरेज है, वो नियम, शुद्धता और अस्थायित्व के सिद्धांत को भी देखेंगे। आ गई बात समझ में? तो काफी कुछ इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 4 लेक्चर आपको देकर के पूरा जो ये आधुनिक फार्मेसी व फार्माकोलॉजी है कवर किया जाए और सभी क्लास में आपको मैक्सिमम 100 एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू, 50 से तो कम दिया ही नहीं जाएगा। और एक चीज और बता दें कि इन टॉपिक से रिलेटेड लगभग 500 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको आप इजीली प्रिंट करा करके आप पढ़ सकते हो, सभी सब्जेक्ट से जो भी मॉडर्न के हैं। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें जो भी सब्जेक्ट आपके मॉडर्न के हैं उनसे मैक्सिमम 3 टेस्ट सीरीज और मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जिसको आप अटेम्प्ट करो तो आपको रियल एग्जाम का फील आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी की परिभाषा। आपको बता दें क्लास को बड़े इत्मीनान से पढ़िएगा, जितना मन लगा करके पढ़ोगे आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शनल जो क्वेश्चन मिलेंगे, उतना ही मजा आएगा करने में उसको। इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए और ऑप्शनल क्वेश्चन को मजे से कीजिए। आ गई बात समझ में? चलिए, फार्मेसी की परिभाषा। फार्मेसी वह विज्ञान है जिसमें औषधियों की तैयारी, संरचना, संरक्षण, प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में हम बताने का प्रयास करते हैं जो भी टॉपिक है, ताकि आप समझ जाओ क्या कहा जा रहा है। फार्मेसी वह विज्ञान है जिसमें औषधियों की तैयारी, मतलब औषधि बनाने के लिए प्रिपरेशन, उसका संरचना, कंजम्पशन, कंपोजिशन, संरचना, कंपोजिशन, क्या क्या चीजें मिला करके उसमें बनाई जा रही है,
संरक्षण मतलब कि प्रिजर्वेशन, कैसे उसको संरक्षित रखेंगे, सुरक्षित कैसे रखेंगे, और प्रयोग कहां कहां उसका प्रयोग है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखा जाएगा। जिस सब्जेक्ट में उसे ही हम कहते हैं, उसके अध्ययन को ही हम कहते हैं फार्मेसी। तो फार्मेसी क्या हुआ भाई? फार्मेसी हुआ प्रिपरेशन, कंपोजिशन, प्रिजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किसका? ड्रग का। किसका हुआ? सॉरी, ड्रग का। तो ड्रग की प्रिपरेशन, जिस भी सब्जेक्ट में ड्रग की प्रिपरेशन, कंपोजिशन, प्रिजर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा जाए उसे ही हम फार्मेसी कहेंगे। समझ में आया? एक चीज और, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो चिकित्सक और रुग्ण यानी कि रोगी भी कह सकते हैं, पेशेंट कह सकते हैं, के बीच पुल यानी कि ब्रिज का कार्य करती है। मतलब यही वो जगह है, यही वो चीज है जो डॉक्टर और पेशेंट को एक दूसरे से जोड़ देता है। नहीं तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कोई संपर्क ही नहीं रह जाता। अच्छा आप बताइए कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता क्यों है? पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाता है? किस लिए जाता है? अगर उसे बीमारी है तो कहां जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। और डॉक्टर क्या करेगा? उसकी बीमारी के इलाज के लिए देगा क्या? मेडिसिन देगा। अब क्या हुआ, वो मेडिसिन पेशेंट को डॉक्टर हफ्ते दिन का, 2 दिन का, महीने दिन का वो प्रिस्क्राइब करता है, देता है। तो क्या होता है, डॉक्टर से रोगी का एक संबंध बन गया। मतलब दवा लेने से पहले रोगी ना तो डॉक्टर को जानता था और ना ही डॉक्टर रोगी को जानता था। लेकिन जैसे ही दवा शुरू हुई तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। परिभाषा कितनी आसान है, ऐसे ही याद करोगे तो क्या कहा जा रहा है, यह वह माध्यम है, फार्मेसी वह माध्यम है जिससे रोगी और चिकित्सक के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, यह भी चीज समझ में आ गई। और आसान करते हैं, फार्मेसी इज इक्वल टू क्या है, औषधि निर्माण प्लस औषधि वितरण प्लस औषधि नियंत्रण की विज्ञान शाखा। फार्मेसी इज इक्वल टू ड्रग प्रिपरेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और औषधि नियंत्रण की विज्ञान शाखा। आ रहा समझ में? तो जो मेडिसिन कंट्रोल साइंस ब्रांच है, मेडिसिन कंट्रोलर साइंस ब्रांच भी कह सकते हैं, या द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंट्रोल मेडिसिन्स, उसे भी हम औषधि नियंत्रण की विज्ञान शाखा कह सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो औषधियों पर नियंत्रण कर रही है वो भी फार्मेसी है। या फार्मेसी इज इक्वल टू औषधि निर्माण प्लस औषधि वितरण प्लस औषधि नियंत्रण की विज्ञान शाखा। बात क्लियर हो गई? अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, जितना समझाना था समझा दिया गया। अगर नहीं समझ में आता है तो आपके ऐप में आपके लिए स्पेशली चैट बॉक्स आपका दिया गया है, जहां से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स हमें भेज सकते हो और विद इन 2 मिनट के अंदर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आगे चलिए, फार्मेसी का महत्व क्या है? सुरक्षित व प्रभावी औषधि का निर्माण। फार्मेसी के हेल्प से क्या हो सकता है, सुरक्षित और प्रभावी दवाइयों का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ औषधि की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। रोगी को उचित मात्रा में औषधि दी जा सकती है। औषधि का भंडारण, पैकिंग व वितरण सही ढंग से किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? औषधि संबंधी कानूनों, जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं, चाहे एपीआई हो गया या एफआई हो गया, अगर आयुर्वेद की बात करें तो एलोपैथ में भी सारी चीजें सेम है, लेकिन एलोपैथ में ज्यादातर रूल बने हुए हैं और वही रूल, उनके कुछ पैरा, उनके कुछ सेक्शन, उनके कुछ आर्टिकल कहां पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं वहां पे वर्क करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन, मतलब कि औषधि संबंधी कानूनों का भी पालन जो है फार्मेसी के महत्व के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई बात? आगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्लास को वो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आधुनिक फार्मेसी की प्रमुख शाखाएं, कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, शाखा मेंशन किया गया है, साथ में उसमें क्या किया जाता है वो भी एक लाइन में मेंशन किया गया है। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। पहली शाखा जो है वो क्या है, फार्मास्यूटिक्स। फार्मेसी से फार्मास्यूटिक्स
क्या इसमें हो रहा है, क्या नाम है, हिंदी में क्या कहेंगे, औषध निर्माण विज्ञान। फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, औषध निर्माण विज्ञान। फार्मास्यूटिक्स क्या है, औषध निर्माण विज्ञान। इससे क्या हो रहा है, औषधियों की तैयारी की विधियां। इसमें क्या चीज जानते हैं, औषधियों की तैयारी की विधि जानते हैं। क्या जानते हैं, औषधियों की तैयारी की विधि। क्या जानते हैं, औषधियों की तैयारी की विधि। दूसरा क्या है, फार्माकोग्नोसी। क्या है, फार्माकोग्नोसी। इसमें क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, द्रव्य गुण विज्ञान। आप आयुर्वेद में भी देखिए द्रव्य गुण विज्ञान है, जिसमें आप मेडिसिन के बारे में, प्लांट के बारे में जानते हो, प्लांट के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, उसके अलग अलग पार्ट से बनने वाले जो मिलने वाले जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उसके बारे में आप जानते हो। तो कौन सी शाखा है आधुनिक में, उसे कहेंगे फार्माकोग्नोसी, यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान। इसमें क्या होता है, औषधियों के प्राकृतिक स्रोतों का अध्ययन। एलोपैथ में भी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन होते हैं मेडिसिनल प्लांट के, और उसके साथ केमिकल कंपोजिशन मिला करके, केमिकल को कंबाइन करके मेडिसिन तैयार की जाती है। ठीक है, अगला क्या है, 4 नंबर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या कहेंगे इसको, औषध रसायन। क्या कहेंगे, औषध रसायन। यही वो मेन हिस्सा है जो कि मेडिसिन तैयार करने में ज्यादा विशेष है, क्योंकि इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन तैयार किया जाता है। केमिकली ड्रग प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा इसी में चीजें जो है आती हैं। तो क्या है, औषधियों की रासायनिक संरचना व संश्लेषण। इसमें मेडिसिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका सिंथेसिस है, वो यहां पे आपको अध्ययन करने को मिलता है। फिर है बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स, इसमें जैविक और औषधि विज्ञान दोनों के बारे में अध्ययन है। मतलब कि औषधियों का शरीर में अवशोषण और वितरण, कैसे ये बॉडी में वर्क करता है, मेडिसिन कैसे बॉडी में वर्क करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में हम यहां पे पढ़ते हैं। 6 नंबर क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी। तो आधुनिक फार्मेसी के 6 ब्रांच आपको यहां पे बताया जा रहा है जो मेन है। पहला फार्मास्यूटिक्स, दूसरा फार्माकोग्नोसी, तीसरा फार्माकोलॉजी, चौथा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पांचवा बायोफार्मास्यूटिक्स, और छठवां क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी को हम क्या कह रहे हैं, नैदानिक फार्मेसी। नैदानिक जब भी हो तो डायग्नोसिस से संबंधित हो जाएगा, यानी कि यह वह शाखा है जिसमें बीमारियों के कारण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए सीखते हैं। तो क्या है, औषधि का रोगी पर प्रभाव का व्यवहारिक अध्ययन, और जो दवाइयां रोगी के शरीर पर कार्य कर रही हैं उसके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आधुनिक फार्मेसी की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, बात क्लियर। अगला देखिए, औषध निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे, ऐतिहासिक, यानी कि तब हम चले जाएंगे एंशिएंट, मतलब कि आयुर्वेद में चले जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो यहां पे हमें क्या चीज समझना है, प्राचीन काल में औषधियां पौधों, खनिजों, पशु उत्पादों से बनती थी। पुराने समय में, अभी भी बन रही हैं। किससे बनती थी, पौधों से, खनिजों से, पशु उत्पादों से दवाइयां बनाई जाती थी। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में औषध निर्माण के नियम मिलते हैं। मुख्य जो संहिताएं हैं, आप अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह भी याद रख सकते हो, लेकिन ये क्या है, बाद में है। सबसे प्राचीन जो संहिताएं हैं वो चरक और सुश्रुत संहिता के अंतर्गत ही आती हैं। आधुनिक काल में प्रयोगशालाओं में रासायनिक प्रक्रिया से औषधियां तैयार की जाती हैं। पहली आधुनिक फार्मेसी की स्थापना कब हुई थी, 17वीं सदी में यूरोप में हुई थी। यह भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली फार्मेसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं पहली फार्मेसी की स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी। कहां पे हुई थी, तो यूरोप में हुई थी। पहली फार्मेसी की स्थापना कब हुई थी, 17वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी, 17वीं सदी में हुई थी। और कहां हुई थी, तो यूरोप में हुई थी। समझ में आ गई बात, समझ में आई। अब आगे देखिए, अब यहां पे कुछ पार्ट वाइज आपको अंतर हम बताएंगे। आयुर्वेदिक और आधुनिक औषधि निर्माण में क्या अंतर है। जैसे अगर देखें, इस पार्ट में हम पॉइंट्स कुछ बताएंगे। इस पार्ट में आयुर्वेदिक ड्रग और इस पार्ट में मॉडर्न जो ड्रग है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे स्रोत,
आयुर्वेद की दवाइयों का स्रोत क्या है? तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हो आयुर्वेद की दवाइयां कहां से आ रही हैं। प्राकृतिक हैं, वो पेड़ पौधों से आती हैं। खनिज, जिसको आप पृथ्वी के अंदर से कह सकते हैं जो प्राप्त हो रही हैं। आ रहा समझ में? पृथ्वी के अंदर मतलब कि जमीन के नीचे से जो आ रही हैं, जो मिनरल्स हैं, आ रहा समझ में? जो खनिज लवण हैं कहां से मिल रहे हैं? जमीन से मिल रहे हैं। और एनिमल, मतलब कि आयुर्वेदिक औषधियां 3 जगहों से आती हैं, वनस्पति से, खनिज से और पशुओं से। जबकि आधुनिक औषधियां रासायनिक और सिंथेटिक होती है। रासायनिक मतलब कि केमिकल से, सिंथेटिक यानी कि उसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, आप सिंथेटिक कहिए या रासायनिक कहिए, क्योंकि बिना बनाए तो ये केमिकल बनेगा नहीं। ठीक है, निर्माण विधि, इनकी निर्माण विधि क्या है? आयुर्वेदिक औषधियों को मैनुअल मतलब कि हस्त निर्मित है, ये हाथ से बनाया जा सकता है। लेकिन इस समय मॉडर्न में बटी बनाने की भी मशीन है, चूर्ण बनाने की भी मशीन है, आसो अरिष्ट भी, मतलब कि जो डिस्टिलेशन उसका हो रहा है, फर्मेंटेशन जो कराया जा रहा है, वाइन जैसे तैयार हो रही है ना फर्मेंटेशन के थ्रू, उसी तरह से आसो अरिष्ट भी बना दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। नहीं तो आप मार्केट में देखो, जितनी भी आसो अरिष्ट है आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। लेकिन वैसे कल्पना के हिसाब से पढ़िएगा तो पता चलेगा एक आसो अरिष्ट बनाने में आपको मैक्सिमम 2-3 महीनों का समय लगेगा, क्योंकि हमें उसका फर्मेंटेशन करना है, उसका परीक्षण करना है, पैकेजिंग करनी है। फिर पुराना, सबसे पुराना 1 साल 2 साल 3 साल जितना पुराना हो जाए उतना अच्छा काम करेगा। कहां से हो पाएगा? सारी चीजें मशीनों से हो रही हैं, इसलिए मार्केट में बहुत इजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमने सही तरीके से नहीं तैयार किया। अगर सही तरीके से तैयार करते हैं, शास्त्रोक्त तैयार करते हैं, पारंपरिक विधि से तैयार करते हैं, तो उसका वर्क जो है अच्छा रहता है। ठीक है, और समय भी ज्यादा लगेगा बनाने में। आधुनिक औषधियां किससे बन रही हैं? मशीन आधारित है, दोनों बन रही हैं। लेकिन यहां पे बता रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये हस्तनिर्मित ही है। ज्यादातर प्राचीन काल में ऐसे ही बनता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं। ये मशीन आधारित है, पूरी तरह से मशीन आधारित है, इसको हाथों से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये कमेंट मत करने लगना कि सर नहीं, हमने देखा है कि कई लोग टैबलेट पीस करके पुड़िया में बना करके दे दे रहे हैं, तो वो हाथ से नहीं, टैबलेट तो मशीन से बना ना। ठीक है, अस्थायित्व, अस्थायित्व का मतलब कब तक हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं? तो दे रहा है कम और ये क्या है? अधिक। या अस्थायित्व को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कितना असरदार है। ठीक है, ये कम है और ये अधिक असरदार है। ठीक है, लेकिन जो यूज करते हैं उनको पता है कि अगर हम सही तरीके से पथ्यापथ्य का अनुपालन करके अगर आयुर्वेद की मेडिसिन यूज करें तो सबसे ज्यादा आयुर्वेद काम करेगा। अब हम ये आयुर्वेद पे ज्यादा प्रेशर करके दे रहे हैं, तो इसमें जो एलोपैथ पढ़ने वाले हैं वो स्टूडेंट ये ना नाराज होने लगे कि नहीं सर बस आयुर्वेद आयुर्वेद करके चल रहा है। ऐसा नहीं है, जो सही है वही हम बता रहे हैं। ठीक है, आप भी अपने तरीके से अगर सोचोगे तो आपको सही लगेगा कि हम सही बता रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन काम तो जल्दी कर रही है, लेकिन साइड इफेक्ट भी तो बहुत है। ये चीज ध्यान में रखिए। इसका जो अस्थायित्व है ये अधिक है। दुष्प्रभाव की बात करेंगे, देखिए ये चीज यहां पे साफ साफ है। साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवाइयों का कम है, कम या ना के बराबर कह सकते हैं। अगर हम मात्रा का गलती करते हैं, मात्रा सही नहीं प्रयोग में लेते हैं, आयु के हिसाब से दवा नहीं लेते हैं, विरुद्धाहार इन सब का जो है वर्ज्य नहीं करते हैं, तो नुकसान करेगा। और ये क्या है? अपेक्षाकृत अधिक। अगर हम कहें तो आयुर्वेद से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट एलोपैथ के हैं। कौन कौन सी दवाइयों के उदाहरण हैं? इसमें चूर्ण है, क्वाथ है, गुगलू है, आसो है, अरिष्ट है, ले है, ओले है। ठीक है, स्वरस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वटी है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और इसी में, उसी के फॉर्म में टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है। आ रहा समझ में? तो ये इस तरह के टाइप्स में मिल रहा है और ये इस टाइप में मिल रहा है। तो समझ में आ गया आपको आयुर्वेदिक और आधुनिक औषध निर्माण में अंतर। आगे चलिए, आगे इसमें क्या है? ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि आगे 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसमें से जो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आगे अगर नहीं मिलता है तभी हम आंसर बताएंगे, बाकी सभी आंसर आप ही को बताना है। ठीक है, क्या होता है कि हम पूरा क्लास पढ़ा के आपको दे दिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट नहीं बताते हैं, तो इसका मतलब क्या समझे कि आप पढ़ नहीं रहे हो। फिर बाद में कहोगे कि सर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, एग्जाम में अच्छा नहीं गया, एग्जाम सही नहीं हुआ,
तो ये आपकी गलती है ना, मेरा जो काम है वो तो हम कर रहे हैं। बोला जाता है कि आपको आंसर दीजिए, तो आपको आंसर देना चाहिए। जो ऐप पे पढ़ रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर दें, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर दें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाएं, वहां पे आंसर सबमिट कर दें। बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिख करके सबमिट करें, कितना अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करते हो। ठीक है, चलिए औषध निर्माण यानी कि ड्रग फार्मुलेशन और प्रिपरेशन, इस पे भी एक नजर बनाते हैं। क्या है? औषध निर्माण की मूलभूत विधियां, किन किन विधियों से औषधि निर्माण की जाती है। तो सबसे पहला मेथड क्या है? मिश्रण यानी कि मिक्सचर, जिसमें दो या अधिक द्रवों को एक साथ मिलाया जाता है। पहले क्या किया जाता है बनाने के तरीके में? पहले क्या है? मिक्सचर, मिश्रण, मतलब कि दो लिक्विड को, दो द्रवों को एक साथ मिक्स किया जाता है। फिर क्या है? घोल, सॉल्यूशन। तो क्या किया जाता है? किसी पदार्थ को द्रव में पूरी तरह घोलना। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लिक्विड में किसी पाउडरी सब्सटेंस को या किसी सब्सटेंस को घोलना जो घुल जाए उसमें। फिर क्या है? पाउडर। अब देखिए औषध निर्माण, जिसको हम ड्रग फार्मुलेशन और प्रिपरेशन कहेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि एलोपैथ में दवाइयों के रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला तो मिश्रण हो गया, मिक्सचर, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक लिक्विड, सिरप को आप समझ सकते हो, सिर्फ एक मिश्रण के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड को एक साथ, केमिकल कंपाउंड कह सकते हो, वो भी लिक्विड है, उनको एक साथ लिक्विड रूप में मिला दिया तो सिर्फ एक एग्जांपल हो जाएगा इसका। घोल, सॉल्यूशन भी एक तरह से कहें तो किसी पदार्थ में द्रव में पूरी तरह से घोलना, वो भी एक तरह का लिक्विड ही है। ठीक है, पाउडर सूखी अवस्था में महीन दवा है, पता ही है आपको। गोली, टैबलेट ठोस रूप में मापित मात्रा है, यानी कि ये एक निश्चित माप में होती है। जैसे आप देखे होंगे टैबलेट तो mg में मिलता है ज्यादातर, फिर एक mcg में मिलता है। आ रहा समझ में? mg, mcg, ग्राम तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई ना, नहीं ही रहता है mcg और mg में ये मिलता है। ठीक है, सिरप, यहां पे बताएं कि ये भी अगर एग्जाम्पल सेट करेंगे तो सिरप में भी एक तरह का मिश्रण ही है लिक्विड का। सिरप शर्करा युक्त तरल दवा है, जैसे कफ सिरप। अगर कफ सिरप की बात करें तो वो एक तरह का शर्करा युक्त तरल दवा है, जिसमें शर्करा यानी कि शुगर मिला हुआ है। ठीक है, अब तो शुगर फ्री भी सिरप आने लगे हैं। और जो भी फार्मासिस्ट होंगे, चाहे आयुर्वेद के हों, वैसे तो हमें पता है कि आयुर्वेद वाले भी एलोपैथ की दवा बेच रहे हैं, अगर यूपी के हैं तब तो धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और अगर किसी और स्टेट के हैं तो फिर थोड़ा सा रूल रेगुलेशन से चल रहा होगा। लेकिन आयुर्वेद वाले एलोपैथ की दवा बेच रहे हैं, एलोपैथ वाले आयुर्वेद की दवा बेच रहे हैं। लेकिन सभी के लिए एक नियम, अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, आप सभी को जान लेना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 से अधिक बच्चे जो है खांसी का सिरप पी करके मर चुके हैं। और खांसी का सिरप पी करके जो बच्चे मरे हुए हैं, उनकी गलती नहीं है। गलती किनकी है? उन कंपनियों की है जो खांसी के सिरप में ऐसे केमिकल को मिला दे रहे हैं जो आपके गाड़ी के इंजन में डाला जाता है, उसकी मात्रा कफ सिरप में मिली है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्शन लेते हुए जो दवा कंपनी दवा बना रही थी, जो सिरप बना रही थी, जिसके ऊपर कंप्लेन है, उनकी दवा ज्यादातर एमपी में, राजस्थान में और एक दो स्टेट में सप्लाई की जाती थी। तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो कि गाड़ी के इंजन में मिलते हैं, गाड़ी के इंजन में डाले जाते हैं। अब वो सिरप बच्चे पीते हैं, 2 साल तक के बच्चे, 2 साल से ऊपर के बच्चे पीते हैं, तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, वो मर जाते हैं। और एक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्शन ये लेती है कि जो कंपनी दवा बना रही थी उसके ऑनर को पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये सही है? उसको पकड़ने से पहले आपने जो मानक बनाया हुआ है, आपने जो नियम कायदे कानून बनाया हुआ है, उसको लोगों के ऊपर अप्लाई करने वाले या औषधि कंपनियों के ऊपर अप्लाई करने वाले लोग कहां थे? जांच क्यों नहीं हुई? तो जो नियम निकल के आया वो भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप दवा सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल तक से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसको आप कोई भी कफ सिरप नहीं बेच सकते हो। अगर आप बेचते हो और कोई दिक्कत होती है बच्चे को, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अब भी अगर आप नहीं जानते थे इस इंफॉर्मेशन को, तो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को फैलाइए
और अपने जागरूक होइए, साथ में अपने दोस्तों को भी जागरूक कीजिए कि अगर वो गलती से किसी को कफ सिरप बेच भी दिए हैं तो वहां से वो ले सकें या आगे से न बेचें। ठीक है, तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को कफ सिरप आपको प्रिस्क्राइब अगर डॉक्टर ने बताया भी है तो भी आपको नहीं देना, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हम तो कहेंगे 5 साल तक के बच्चों को आप कफ सिरप दीजिए ही मत, 5 साल से जो ऊपर हैं उनको कफ सिरप दीजिए। बात है कि समझ में? तो बीच बीच में ज्ञान वाली भी बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बोरियत फील नहीं होगा। ठीक है, अगला है मलहम, त्वचा पर लगाने योग्य अर्ध ठोस दवा, सभी को पता है। ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, नसों या मांसपेशियों में सीधे दी जाने वाली दवा, सभी को पता है। तो एलोपैथ में ये दवाइयां इससे अधिक भी हैं, लेकिन इतना आपको मुख्य रूप से पता होना चाहिए कि इस तरह के अलग अलग ड्रग जो हैं प्रिपरेशन होते हैं। अगला द्रव्य मापन व परिमाण प्रणाली, कौन सा मीटर प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली हम कह सकते हैं, कौन सी पद्धति जो है मैट्रिक प्रणाली, कौन सी मीट्रिक प्रणाली जो है, यहां पे मीटर लिखा हुआ है, आप मीट्रिक बना लीजिएगा, मीट्रिक प्रणाली। तो अगर देखें तो द्रव को नापने के लिए लीटर है, भार को नापने के लिए ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम भी है, इसमें ml भी है, लंबाई मीटर है, लेंथ के हिसाब से जैसे सैनिटरी पैड वगैरह की बात कर सकते हैं, आ रहा समझ में, मास्क वगैरह की बात करते हैं सेंटीमीटर वगैरह में होते हैं, गॉज की बात करते हैं, ठीक है, बैंडेज की बात करते हैं, कॉटन रोल्स की बात करते हैं, ये सभी जो है लेंथ में ही आते हैं। ठीक है, यहां तक कि जो नीडल है या सूचर लगाने के लिए जो नीडल होती हैं वो, या कैनुला के लिए, ये सारे भी जो है लेंथ के हिसाब से ही मिलते हैं। और थेसरी सिस्टम यानी कि पुरानी प्रणाली जो है, जो पुरानी प्रणाली है उसमें वजन किससे मेजर किया जाता है, ग्रेन से, आउंस से, पाउंड से। 1 औंस वजन किससे, ग्रेन से, औंस से और पाउंड से। दूसरा क्या है, 1 औंस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम, और 1 पाउंड बराबर होता है 454 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग आधा किलो, आधा किलो से ज्यादा, आधा किलो के लगभग हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्य मापन और परिमाण प्रणाली, जिसमें दवाइयों के मेजरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं होती हैं। आगे औषधियों का भंडारण यानी कि स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, अगर देखें कहां पे रखते हैं तो कभी भी देखिएगा किसी भी दवा पे एक चेतावनी लिखी होती है, डिस्क्लेमर लिखा होता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि इसको आप कहां पे रखोगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सूखी जगह पे रखना है, ठंडी व अंधेरी जगह पर रखना है, ज्यादा गर्म जगह पे और ज्यादा ठंडे जगह पे नहीं रखना है। रासायनिक औषधियां वायुरोधी एयर टाइट बर्तन में होते हैं, मतलब कि जो केमिकल कंपोजिशन से जो दवा जो तैयार हो रही है वो एयर टाइट केन्स में, एयर टाइट पाउच में, इस सब में, रैपर्स वगैरह में रखा जाता है ताकि उसमें हवा न घुसे। हवा के संपर्क में आएगा तो दवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जो तरल औषधियां वो किस में रखी जाती हैं, कांच के बोतलों में, प्लास्टिक के कंटेनर में, क्योंकि ये उस दवा से केमिकली हैं, केमिकल से बने हैं तो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मेटल में रखेंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे। संवेदनशील औषधियां फ्रिज में रखने की बात की जा रही है कि उनको फ्रिज में रखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें, इंसुलिन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है। इंसुलिन को कितने तापमान पे रखना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखना है। शुद्धता और अस्थायित्व के सिद्धांत की अगर बात करें तो औषधि में किसी प्रकार की मिलावट को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। और शुद्धता के लिए क्या है, एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आप अगर देखें तो सीसीआरएस के क्लास में और DSSB के क्लास में एडल्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। मिश्रण के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि मिक्सअप करके लोग दवा की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं लेकिन क्वांटिटी गिर जा रही है, क्वालिटी गिर जा रही है। ठीक है, निर्माण व भंडारण के समय संरक्षण, प्रिजर्वेशन का ध्यान रखना है। जब बन रही है दवा और जब उसे स्टोर किया जा रहा है तो उसमें जो संरक्षण है वो खराब ना, उसके लिए जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करें।
हर औषधि की एक्सपायरी डेट, समाप्ति तिथि निर्धारित होती है। शुद्धता और अस्थायित्व के सिद्धांत से अगर काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एक्सपायर है उनको हटा देना है, ठीक है। एक निश्चित एक्सपायरी होती है सभी की। औषधि के पीएच, तापमान व प्रकाश का प्रभाव उसके अस्थायित्व पर पड़ता है, तो पीएच का भी वैल्यू और लाइट्स जो जिस जगह पर रखने की बात की गई है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन का सफर।